हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेक्शन 34 यानी कॉमन इंटेंशन पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो सवाल हैं वो आपकी हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विधि की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इस कॉमन इंटेंशन को हमने दो भाग में बांट रखा है समझने के लिए। पहला, इसके संदर्भ में सामान्य नियम क्या है, और दूसरा, इसके संदर्भ में विशिष्ट नियम क्या है। सामान्य नियम को पुनः हमने 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। नंबर 1, इसका प्रोविज़न क्या है। दूसरा, सेक्शन 34 में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उसका मतलब क्या है। तीसरा, इसेंशियल एलिमेंट क्या है सेक्शन 34 का, और सेक्शन 34 में दायित्व संबंधी क्या नियम है, और अंत में एक जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का प्रोविज़न है, अन्यान्वित दायित्व संबंधी नियम क्या है। इतने प्रश्नों का आंसर हम इस सामान्य नियम में अभी इसकी चर्चा करेंगे। कुछ विशिष्ट नियम है सेक्शन 34 के संदर्भ में, जैसे स्वतंत्र लड़ाई या अचानक लड़ाई यानी फ्री फाइट और सडन फाइट में सेक्शन 34 का क्या रोल है। क्या घटना स्थल पर ही कॉमन इंटेंशन उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, एक के सिवाय सभी सह अभियुक्तों को ये दोष मुक्त कर दिया जाए, उस समय सेक्शन 34 का क्या रोल होगा। समान आशय यानी जो सिमिलर इंटेंशन है वो कब कॉमन इंटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्शन 34, 35, 36, 37 का इंटरनल रिलेशन क्या है, और सेक्शन 34 एंड सेक्शन 120B यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी का इंटर रिलेशन क्या है, और अंतर सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, और कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है। हम इस 7 पॉइंट को इस विशिष्ट नियम में चर्चा करेंगे। सामान्य नियम में इस 5 पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस सामान्य नियम की बात करते हैं। इसकी चर्चा हम इस फर्स्ट लेक्चर में करने जा रहे हैं। प्रोविजन, कॉमन इंटेंशन का प्रोविजन कहाँ पे है। ये सेक्शन 34 से लेकर के 38 में उपबंधित है, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से 38 में इसके संदर्भ में प्रोविजन। अगर आप सेक्शन 34 को देखें तो धारा 34 कहती है कि जब 2 या अधिक व्यक्ति अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कार्य करते हैं तो वह सब उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होंगे मानो वह कार्य अकेले ही किया गया है। अब इस 34 की अगर हम व्याख्या करें तो इसमें मुख्यतः 4 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो वही उसके आवश्यक तत्व भी हैं। नंबर 1, ये क्रिमिनल एक्ट यानी आपराधिक कृत्य होना चाहिए। नंबर 2, ऐसा आपराधिक कृत्य 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा होनी चाहिए। यह आपराधिक कृत्य ऐसे व्यक्तियों के कॉमन इंटेंशन के अग्रसर में इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में होना चाहिए, और अगर यह हो गया ऐसे सभी व्यक्तियों का एकल दायित्व यानी संयुक्त दायित्व के अधीन वो दायित्व। इस तरीके से ये 4 बातें सेक्शन 34
की व्याख्या करने पे निकल के आती है। अब अगर हम इस एक एक शब्द की बात करें, जैसे क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या है, आपराधिक कृत्य का क्या मतलब है, तो आपराधिक कृत्य से अभिप्राय संहिता द्वारा निषिद्ध कोई किसी भी कार्यालोक से संबंधित, और इसका प्रोविजन सेक्शन 33 में भी है। एक्ट आर ओमिशन, कार्यालोक की जो बात कही गई है वो सेक्शन 33 में की गई है, और सेक्शन 33 में कार्यों की श्रृंखला और लोक में लोक की श्रृंखला, यानी ओमिशन में सीरीज ऑफ ओमिशन और कार्य में सीरीज ऑफ एक्ट, ये दोनों के शामिल हैं। ठीक है। अब अगर आप आपराधिक कृत्य को देखें तो आपराधिक कृत्य अपराध से व्यापक है। वह सभी कार्य, अगर आप देखें कि आपराधिक कृत्य में क्या शामिल है, तो वह सभी कार्य जो या तो अपेक्षित थे या कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में अग्रसर करने में किए गए थे, वह सब आपराधिक कार्य में सम्मिलित माने जाएंगे। ठीक है। एक दूसरी चीज और, अगर आप सेक्शन 34 को देखें तो वहां पे डन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका क्या मतलब है कि अभियुक्त का कार्य वास्तविक रूप से करने के लिए संयुक्त हुए थे, यानी जो अभियुक्त है वो उस कार्य को करने के लिए संयुक्त रूप से अग्रसर हुए थे या संयुक्त रूप से कार्य किए थे। ठीक ना कि केवल उसकी तैयारी की योजना बनाने के लिए एकत्र हुए थे। डन का मतलब हुआ कि वह कार्य किया जा चुका है। आपराधिक कृत्य का मतलब हुआ कि वह दायित्व का सृजन करती है, क्योंकि जो दंड का प्रोविजन है वो तो केवल अपराध के संदर्भ में है, आपराधिक कृत्य उसका व्यापक है। इसीलिए सेक्शन 34 वो दायित्व का सृजन करती है, दंड का प्रोविजन नहीं करती, तो व्यापक है। और दंड का मतलब हुआ कि 34 तभी लागू होगी जब ऐसी योजना बनाने के आपराधिक कृत्य किए जाने से पहले कॉमन इंटेंशन सृजित हो गया हो। अगर आपराधिक कृत्य पहले किया गया है, कॉमन इंटेंशन बाद में सृजित हुआ है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब इन्होंने संख्या की बात की कि संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक, किंतु 5 से कम होनी चाहिए। अब संख्या 2 से अधिक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सहमति आवश्यक है, और सहमति तब तक नहीं कंप्लीट होगी जब तक 1 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। लेकिन संख्या 5 से कम क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब सेक्शन 141 है वो कहती है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह है, यदि वह विधि विरुद्ध है या विधि विरुद्ध उद्देश्य के लिए एकत्र हुआ है, तो उसे वो विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में रखते हैं। यानी अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 या अधिक व्यक्ति होने की जरूरत है। इसलिए 5 से कम व्यक्ति कॉमन इंटेंशन में आएंगे, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति वो कॉमन ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो पहली चीज क्या निकल के आई आवश्यक तत्व में, कि आपराधिक कृत्य होना चाहिए। दूसरा क्या निकल के आया कि ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 5 से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति कौन होने चाहिए, वो नैसर्गिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, लीगल पर्सन भी हो सकते हैं। यानी जो सेक्शन 11 कहती है कि पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट, यानी नैसर्गिक प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा जो तत्व है वो सामान्य आशय है। सामान्य आशय सेक्शन 34 के अंतर्गत एकल दायित्व का सृजन करती है। ठीक ना। यह दंड
संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं है, यानी कॉमन इंटेंशन को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि कॉमन इंटेंशन कब क्रिएट होगा इस बारे में चर्चा की गई है। तो अगर इसके सामान्य अर्थ को देखें तो मूलतः 4 बातें निकल के आती हैं। पहला कि एक योजनाबद्ध कृत्य हो। कैसा? नंबर 1, योजनाबद्ध कृत्य माने कंसर्टेड एक्शन। दूसरा, पूर्व मानसिक मिलन हो, पीरियर मीटिंग ऑफ माइंड। तीसरा, पूर्व नियोजित योजना हो, प्री अरेंज प्लान। और चौथा, एक दूसरे के आशय का ज्ञान तथा उसमें भागीदारी। यानी कॉमन इंटेंशन को सृजित होने के लिए या कॉमन इंटेंशन को जज करने के लिए कि कॉमन इंटेंशन है कि नहीं, आप 4 तत्वों को देख सकते हैं। पहला कि वो जो कार्य था क्या वो योजनाबद्ध था। दूसरा, पूर्व मानसिक मिलन था कि नहीं। तीसरा, प्री अरेंज प्लान, पूर्व नियोजित योजना थी कि नहीं। और सभी सदस्यों के बारे में जो आशय था सभी सदस्यों का, उनके आशय की एक दूसरे की जानकारी थी कि नहीं। इन 4 तत्वों पे आधार पे आप ये निश्चित कर सकते हैं कि इन व्यक्तियों में कॉमन इंटेंशन सृजित हो गया था। ठीक है। अब दूसरी स्थिति बनी कि ये जो कॉमन इंटेंशन, मैंने पहले भी कहा डन शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये कॉमन इंटेंशन आपराधिक कृत्य से पूर्ववर्ती होना चाहिए, यानी आपराधिक कृत्य बाद में किया जाना चाहिए और कॉमन इंटेंशन पहले सृजित हो जाना चाहिए। अगर यह ऐसा नहीं हुआ तो सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगी। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। अगर आप देखें तो राजकिशोर पुरोहित वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 2017, और दूसरा है सुदीप कुमार सेन वर्सेज स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल, ये 2016। यानी राजकिशोर पुरोहित का मामला 2017 का है और सुदीप कुमार सेन 2016। इस मामले में न्यायालय ने कहा एक व्यक्ति होता है, उसको 2 लोग पकड़ रखे होते हैं और तीसरे व्यक्ति ने उसके पेट में चाकू से कई वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने कहा कि ऐसे तीनों व्यक्ति, जो 2 लोगों ने उस मृतक को पकड़ रखे हैं और एक ने जो वार किया है, ये 3 के तीनों लोग 34 सापठित धारा 302 के अंतर्गत दंडित किए जाएंगे या दायित्व के अधीन होंगे। इसी प्रकार से जो चौथा और मुख्य तत्व इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय के अग्रसर करने में कार्य किया गया होना चाहिए। ठीक ना? तो यह धारा लागू होने के लिए आवश्यक है कि जो भी कार्य किया गया हो वो कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो। और इसके लिए यह कदापि आवश्यक नहीं है कि 4 पॉइंट है। नंबर 1 कि वही कृत्य किया गया हो जो अभियुक्त गण द्वारा सामान्यतः आशयित था, यानी जो आशय में था कि यही कार्य किया जाना है, यह कतई आवश्यक नहीं है कि वही कार्य कर दिया गया हो। नंबर 2, घटना स्थल पर सदैव शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। तीसरा, सक्रिय भागीदारी हो, यानी जो मात्र खड़े रहते हैं या प्रतीक्षारत रहते हैं वह भी सेवारत रहते हैं। और अंत में है कि अभियुक्त के साथ मात्र चल पड़ने से कोई व्यक्ति अनिवार्यतः भागीदार नहीं हो जाता। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो कार्य किया गया है वो इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, उसके अग्रसर करने में किया गया हो। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वही कार्य हुआ हो जो आशयित था। यह भी आवश्यक नहीं है कि घटनास्थल पर व्यक्ति शारीरिक रूप से उपस्थित ही रहा हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि उनकी सबकी सक्रिय भागीदारी ही रही हो। लेकिन यदि इन द फर्दरेंस ऑफ कार्य हुआ है वह सब के सब दायित्व के अधीन आएंगे। अब जो सेक्शन 34 है, इसके अंतर्गत दायित्व के संदर्भ में नियम क्या है
ये 6 नियम हैं। नंबर 1, अगर आप देखें तो सेक्शन 34 का जो आधार है वो आर वर्सेज क्रिस 1839 के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत है। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन 34 है, यह धारा आर वर्सेज क्रिस 1939 के मामले में जो सिद्धांत प्रतिपादित है उस पर आधारित है। अगर आप इसकी समरी देखें इस केस की, तो इस मामले में कहा गया कि कुछ परिस्थितियों में संपूर्ण कृत्य को उस व्यक्ति पर अधिरोपित कर दिया जाता है जिसने उस कृत्य का एक अंश ही किया है। ये बात आर वर्सेज क्रिस के मामले में किया गया और इसकी भाषा से, भावना से ये बात निकलती है कि ये एकल दायित्व को स्पष्ट करने का। दूसरा नियम क्या है? यह कोई सारवान अपराध सृजित नहीं करती, बल्कि साक्ष्य एवं प्रक्रिया का नियम प्रावधानित करती है। आप जानते हैं कि ये सारवान अपराध सृजित नहीं करती, क्योंकि अगर आप डिफिनेशन में जाएं, मैंने चर्चा भी किया अभी कि ये क्रिमिनल एक्ट की बात करती है, ऑफेंस की बात नहीं करती। इसलिए ये दायित्व का सृजन करती है, दंड का सृजन नहीं करती। और जो बात वहाँ पे कही गई है वही बात हरबंस कौर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2005 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सेक्शन 34 कोई सारवान साक्ष्य सृजित नहीं करती, बल्कि साक्ष्य एवं प्रक्रिया का नियम सृजित करती है। अभी जैसे डन शब्द इस्तेमाल किया गया और उसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि ये कॉमन इंटेंशन अपराध किए जाने के पहले सृजित हो जाना चाहिए। उसको आप केस लॉ के माध्यम से देखें। यह पूर्विक विचारों के समामेलन तथा पूर्व नियोजित योजना की परिकल्पना करती, यानी प्री अरेंज प्लान एंड मीटिंग ऑफ माइंड दोनों को साथ लेके चलती है। और यही बात महमूद शाह वर्सेज इम्परर के मामले में कही गई है। इसे सिंधु नदी का वाद भी कहते हैं। और आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन को इसी केस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। और इसी मामले का अनुसरण, यानी महमूद शाह वर्सेज इम्परर के मामले का अनुसरण सुप्रीम कोर्ट ने पांडुरंग वर्सेज हैदराबाद राज्य के मामले में किया है। यानी पांडुरंग वर्सेज हैदराबाद राज्य 1955 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महमूद शाह वर्सेज इम्परर के मामले का अनुसरण किया। तो पहला क्या निकल के आया कि सेक्शन 34 आर वर्सेज क्रिस के मामले में के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा क्या निकल के आया कि किसी सारवान अपराध को सृजित नहीं करती, बल्कि साक्ष्य एवं प्रक्रिया का नियम बताती है, हरबंस कौर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। तीसरा, ये प्री अरेंज प्लान और मीटिंग ऑफ माइंड की परिकल्पना करती है, ठीक ना, जिसको महमूद शाह वर्सेज इम्परर और पांडुरंग वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद के मामले में एक्सप्लेन किया गया। तीसरा, घटना स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अब इसके पहले भी हमने चर्चा किया था। अब इसमें केस क्या है? वीरेंद्र कुमार घोष 1925 का मामला है, प्रिवी काउंसिल का मामला है। और इसी केस को मुबारक अली वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसरण किया है। इसी मामले में इसका अनुसरण किया है। इसके बाद एक और नियम है कि सह अभियुक्तों की दोष मुक्ति के बावजूद भी शेष अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है यदि उसने मूल अपराध कारित किया है। और यह बात सुखराम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1974 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अंत में एक और सिद्धांत है कि घटना स्थल पर मात्र उपस्थित होना दोष सिद्धि का आधार नहीं है, जब तक कि उसने अपराध कारित करने में वास्तविक योगदान न किया हो। और इस मामले को घनश्याम एवं अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1983 के मामले में किया है। इस प्रकार से
आपने ये प्रोविजन देखा, सेक्शन 34 का इंटरप्रिटेशन देखा, इसके इसेंशियल एलिमेंट आपराधिक कृत्य, दो या अधिक व्यक्ति, सामान्य आशय, कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर में हो और एकल दायित्व की बात की। सेक्शन 34 में जो दायित्व संबंधी नियम है, ये जो भाई 6 नियम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसको भी आपने देखा। अब एक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात आती है, संयुक्त दायित्व की बात आती है। इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो सेक्शन 34, 35, 36, 37 में संयुक्त दायित्व का प्रोविजन है। दूसरा 108, 114, 149, 396 और सेक्शन 460 में भी दायित्व, एकल दायित्व की बात की गई। अगर इन सारी धाराओं को हम एक साथ मिलके देखें तो इसका जो स्वरूप है वो इस रूप में हो जाता है। दायित्व माने जैसे पूछ लिया गया आपसे कंपटीशन में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, तो ये प्रोविजन 34 से 38 के से आगे निकल के अन्य धाराओं के साथ जुड़ जाता है। अब सारी धाराओं को एक साथ देखें आप, तो नंबर 1, सामान्य आशय को अग्रसर करने में अथवा आपराधिक, माने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी व्यक्ति का दायित्व कैसे सृजित होता है। ये जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी या जॉइंट लायबिलिटी आप कहें तो कैसे सृजित होगा, अगर पॉइंट वाइज करें तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि ऐसे सभी व्यक्ति संयुक्त दायित्व के अधीन दायी होंगे यदि डैश नंबर 1 वह सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कृत्य करते हैं, सेक्शन 34। यदि वह आपराधिक आशय या ज्ञान द्वारा कोई आपराधिक कृत्य करते हैं, सेक्शन 35। यदि अंशतः कार्य या अंशतः लोप द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, सेक्शन 36। यदि अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से कोई एक कार्य करके आपराधिक कृत्य किया गया है, सेक्शन 37, तो ऐसे आपराधिक कृत्य के लिए वह सभी व्यक्ति दायित्व के अधीन होंगे। अब इसका विस्तार देते हैं। 108, 114, 149, 396 और 460 को देखते हैं। नंबर 1, जहां दुष्प्रेरक किसी अबोध व्यक्ति को अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है, 108 के एक्सप्लेनेशन में बात कही गई है कि आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित व्यक्ति कॉम्पिटेंट हो, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो जॉइंट लायबिलिटी हो जाती है, बच्चा बच जाता है लेकिन इसका एकल दायित्व हो जाता है। ठीक है। अगला है, जहां दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित, एबिटर और एबिटेड पर्सन दोनों ही घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं, 114, वहां दोनों का एक दायित्व हो जाएगा। जहां सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया गया हो, 149। जहां डकैती हत्या सहित की गई हो, सभी डकैतों का एकल दायित्व हो जाएगा उस हत्या के लिए, 396। जहां रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास, ये जो गृह अतिचार है, रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार है, लर्किंग बाय नाइट, या गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग, अगर इसमें जो व्यक्ति शामिल है वह 460 के अंतर्गत दायित्व के अधीन होंगे यदि ऐसे गृह अतिचार या गृह भेदन से मृत्यु या घोर उपहत कारित की गई हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेक्शन 34, 35, 36, 37, 108, 114, 149, 396 एंड 460 के मामले में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात आती है। अब हम अपने इस सामान्य नियम की जो बात शुरू में कह रहे थे, प्रोविजन सेक्शन 34, इसेंशियल एलिमेंट 34 के अंतर्गत दायित्व के संदर्भ में क्या नियम है और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के संदर्भ में क्या प्रोविजंस हैं, इसकी चर्चा हम इस नियम के अंतर्गत करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
आपको इसके जो विशिष्ट नियम हैं कि फ्री फाइट और सडन फाइट में सेक्शन 34 का क्या रोल है, क्या घटना स्थल पर ही कॉमन इंटेंशन उत्पन्न हो सकता है या सृजित हो सकता है, एक के सिवाय सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त किया गया तो उस एक व्यक्ति के साथ क्या कॉमन इंटेंशन की धारा लागू होगी, सिमिलर इंटेंशन कब कॉमन इंटेंशन में परिवर्तित हो जाता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। सेक्शन 34, 35, 36, 37 का इंटरनल रिलेशन क्या है, सेक्शन 34 और 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी का क्या रिलेशन है, और सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन तथा कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है केस लॉ के साथ, इसकी हम आप अब नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा, कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कंपटीशन से संबंधित है वो आप तक पहले पहुंचती रहेगी। थैंक यू।